जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज की क्लास जो है वो सिख एम्पायर पर हम आगे बढ़ेंगे, जो कि पिछली क्लास में मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया था सिख एम्पायर के बारे में, जिसमें कि तीनों पुत्र जो मुखिया थे, यानी कि रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में तीन जो मुख्य उत्तराधिकारी रहते हैं, जिसमें कि महाराजा खड़क सिंह, महाराजा सिंह और महाराजा दलीप सिंह का कार्यकाल मैंने आपको आखिर में बताया था कि इन्होंने किस तरीके से सिख एम्पायर में यहाँ पर कुछ ही समय तक शासन किया था। अगर महाराजा खड़क सिंह की बात करें तो 1839 से लेकर 1840 तक ही उन्होंने लगभग एक वर्ष ही सिख एम्पायर पर शासन किया। और उसके बाद में फिर उनके जो छोटे भाई थे महाराजा सिंह, जो कि बीच वाले थे, जो कि उनसे अनुज थे, वो 1841 में गद्दी पर बैठते हैं और 1843 तक शासन कर पाते हैं। फिर उसके बाद में महाराजा दलीप सिंह आते हैं, जो कि जिनके शासनकाल में सिख एम्पायर का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है, पतन हो जाता है और पूरा का पूरा सिख एम्पायर अंग्रेजों के अधीन चला जाता है और अंग्रेज जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ब्रिटिश, इस पर पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो हम अब उसी ही भाग को आगे बढ़ाने वाले हैं। क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नेट की तैयारी हो या फिर सेट की तैयारी हो या फिर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर किसी पर्टिकुलर शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक के एग्जाम की, टीचर्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है हिस्ट्री का। तो आप सभी विद्यार्थी लगातार मेरी क्लासेस को देखते रहें, जिसमें कि हर सब्जेक्ट पर लगातार मैं यहाँ पर थ्योरी क्लासेस ला रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे फेसबुक के पेज को, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर लीजिए और नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप यूट्यूब चैनल पर मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वहां पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के साथ में कर लीजिए, जिससे कि आपको वो सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे जो लगातार हमारे माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। और इसमें पूरा कंप्लीट लेक्चर मिल रहा है आपको, जिससे कि आपके वो सारे के सारे पॉइंट्स, वो सारे के सारे फैक्ट्स कवर हो रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू कर रहे हैं प्रथम आंग्ल सिख मराठा सिख युद्ध, जो कि सिख एम्पायर के अंतर्गत आता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बारे में अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। किस तरीके से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसका जो बैकग्राउंड था वो बैकग्राउंड कैसा था, और किस तरीके से कैसी परिस्थितियों में आकर ये प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की परिस्थिति में सिख एम्पायर आया था। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है वो 1845 से 1846 यानी कि लगभग एक वर्ष के अंतर तक ये चलता रहा। देन उसके बाद में यहाँ पर आखिर में संधि करके इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई थी। लेकिन इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा ये भी समझना जरूरी है। हम शुरू करते हैं यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह से। महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने लगभग 45 वर्षों तक शासन किया था और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, मृत्यु होती कैसे है? ये मृत्यु होती है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान। जो आंग्ल अफगान युद्ध होता है, उस आंग्ल अफगान युद्ध में ये कहीं ना कहीं पर शामिल होते हैं और उसमें जाकर इनकी मृत्यु होती है 1839 में। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के बाद में जो सिख एम्पायर है, सिख एम्पायर को संभालने वाला कोई था नहीं, यानी कि उस समय जितने भी सिख थे सब में बिखराव शुरू हो गया था। सब धीमे धीमे करके पूरा सिख समुदाय बिखरने लग गया था। और उस समय पंजाब के भीतर में सत्ता का प्रभाव के लिए यहाँ पर दो गुट आपस में भिड़ रहे थे, यानी कि यहाँ पे सत्ता में अपना अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए दो गुट थे। एक तो सिखों का गुट था और दूसरा था हिंदू डोगराओं का गुट। ठीक है, हिंदू डोगराओं का, यानी कि सिखों का यहाँ पर बिखराव शुरू हो गया था। और दो प्रमुख गुट जो कि आपस में भिड़ रहे थे, एक तो सिखों में था सिंधन वालिया एक गुट था, और एक हिंदुओं का गुट था जो कि था डोगरा गुट। ये दोनों गुट आपस में अपने सत्ता और प्रभाव के लिए आपस में भिड़ रहे थे। और इस भिड़त में ही यहाँ पर जनवरी 1841 में एक गुट को यहाँ पर सफलता मिली, जो थी डोगराओं ने यहाँ पर राजा रणजीत सिंह का सबसे बड़ा और नाजायज पुत्र, यानी कि बड़ा पुत्र तो था लेकिन वो नाजायज पुत्र था। जो कौन था? जो मैंने आपको इससे पहले बताया, जिसने की शासन 41 तक किया था। तो उस समय इन्होंने इस पुत्र को गद्दी पर बैठाने में सफलता प्राप्त की। 1841 में डोगराओं ने रणजीत सिंह के सबसे बड़े और नाजायज पुत्र, जिसका नाम था शेर सिंह,
शेर सिंह को गद्दी पर बैठाने की यहाँ पर सफलता प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर सफलता मिल गई, जो कि एक नाजायज पुत्र था रणजीत सिंह का, वो यहाँ पर गद्दी पर बैठा दिया गया। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से रणजीत सिंह के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख एम्पायर के साथ में एक संधि की थी, और संधि में यहाँ पर सतलुज नदी के पूर्व का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हिस्से में आया था, और जो पश्चिमी क्षेत्र है वो एक प्रकार से पूरा सिख एम्पायर बना था। यानी कि जो सतलुज नदी थी वो एक बॉर्डर यहाँ पर निर्धारित की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एक ट्रीटी के बाद में। लेकिन रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो सैन्य शक्ति है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि अब रणजीत सिंह जैसा पावरफुल जो एक शासक था, जिसने कि सिख एम्पायर को मजबूती से खड़ा करके रखा था, जब उसकी मृत्यु हो गई है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि अब हम सिख एम्पायर को भी अपने कब्जे में ले लें, अपने अधिकार में ले लें। तो उसी के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो मिलिट्री पावर थी, अपनी जो सैन्य शक्ति थी, उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। और शुरू ही नहीं कर दिया, उसने जो पंजाब यानी कि जो बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र था, जहां पे की ट्रीटी हुई थी सतलज नदी के पास में, तो वहां पर विशेष रूप से उसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है वहां पर मिलिट्री शासन यानी कि मिलिट्री फोर्सेस को बढ़ाना चालू कर दिया, वहां पर अपनी सेनाओं को इकट्ठा करना चालू कर दिया, क्योंकि भविष्य में आगे समय रहते हुए युद्ध जरूर होना ही था। तो इस कारण से उसने पहले से ये चाल चालू कर दी थी और अपनी सेनाओं को वहां पर इकट्ठा कर रहा था। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना को वहां पर इकट्ठा कर रही थी। तो इसमें यहाँ पे जो सतलुज नदी है उसके कुछ ही मील पर एक शहर है फिरोजपुर, ठीक है। तो वो जो फिरोजपुर है, उस फिरोजपुर में एक छावनी उसने स्थापित की। किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिरोजपुर में एक छावनी स्थापित की, और जो कि ब्रिटिश भारत और पंजाब के बीच का एक सीमा प्रतीक था। यानी कि पंजाब जो कि सिख एम्पायर का क्षेत्र था, और इधर पे ब्रिटिश एम्पायर के बीच का जो एक बॉर्डर मान के चलिए उसका एक सिंबल था। वहां पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसकी एक छावनी, एक पूरे का पूरा रेजिमेंट वहां पर स्टैब्लिश कर दिया था अंग्रेजों ने। जब वो रेजिमेंट वहां पर स्टैब्लिश हो गया, तब बात आई 1843 की। अब उन्होंने यहाँ पर शक्ति को दिखाना चालू कर दिया। 1843 में उन्होंने पंजाब के दक्षिण में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, यानी कि फिर इन्होंने हमला बोल दिया। और हमला बोलने के बाद में, क्योंकि यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर गद्दी पर प्रभाव डालने के लिए जो अन्य पुत्र थे वो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, तो उसका पूरा फायदा उठाया और अपनी छावनी के साथ में 1843 में इन्हें पंजाब के दक्षिण में सिंध पर विजय प्राप्त कर उसे अपने अधीन बना लिया, यानी कि अपने अधिकार में उसने ले लिया था, ठीक है। सिंध जो कि ऊपर का क्षेत्र था, अफगान के पास के लगा हुआ क्षेत्र, पीछे से इन्होंने यहाँ पर हमला चालू कर दिया था। और यहाँ पर जैसे उन्होंने हमला चालू किया तो सिखों के साथ में उन्होंने क्या हुआ, राजनीतिक संबंध तोड़ दिए। यानी कि जो पहले से एक राजनीतिक संबंध थे, जो कि एक ट्रीटी के साथ में बनाए गए थे महाराजा रणजीत सिंह के साथ में, वो सारे के सारे जो रिलेशनशिप थी उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर युद्ध की तैयारी शुरू कर दी थी, और युद्ध करना चालू कर दिया था। कब से? 1843 से। लेकिन ये एक शुरुआत थी, जो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की एक शुरुआत, इसको कह सकते हैं एक शुरुआत थी। अभी तक आंग्ल सिख युद्ध पूरी तरीके से शुरू यहाँ पर नहीं हुआ है। आंग्ल सिख युद्ध जो शुरू होता है वो होता है 1845 में, ठीक है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की अगर शुरुआत होती है तो वो दिसंबर और 1845 में इसकी शुरुआत होती है, जब सिख सेना ने पंजाब में ब्रिटिश ठिकानों पर हमला किया। जब उसे पता चला कि 1843 में यहाँ पर सिंध पर उसने विजय प्राप्त कर ली है और अंग्रेजों ने यहाँ पर उसका अधिकार कर लिया है, तब जो सिख रेजिमेंट थी, जो सिख सेना थी, वो बिलबिला गई, और वो क्रोध में आकर पंजाब में ब्रिटिश के ठिकानों पर यहाँ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और ठिकानों पर हमला बोल दिया। ब्रिटिश सेना के द्वारा यहाँ पर कई बार सामना किया, लेकिन शुरुआती यहाँ पर प्रतिरोध के बावजूद भी यहाँ पर जो सिख सेना थी वो अपने पैर जमाने में कामयाब रही, यानी कि यहाँ पर उसको कामयाबी मिलना शुरू हो गई थी। शुरुआत में
जो सिख सेना थी उसको कामयाबी मिली और वो आगे बढ़ती चली गई। और उसके बाद में इसने सिख सेना ने जो सिख पूरी की पूरी जो टुकड़ी थी उसने जवाबी हमला भी शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जैसे ही जवाबी हमला शुरू हुआ, फिर उसके बाद में लगातार एक के बाद में एक युद्ध यहाँ पर देखने को मिलते हैं और इसमें कई लड़ाई इसका पूरा का पूरी गवाह बनती है, जिसमें की प्रमुख लड़ाई आपको नोट कर लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, जो जिसमें थी एक मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई और सौबरान की लड़ाई। ये तीन लड़ाई प्रमुख थी जो कि इस आंग सिख जो वार थी उसकी प्रमुख लड़ाइयों में इनकी गिनती होती है। फिर से बोल रहा हूं, मुदकी की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई और सौबरान की लड़ाई, ये प्रमुख लड़ाइयों में इनकी गिनती आती है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इन लड़ाइयों के साथ साथ में जब लड़ाई होती रही थी तो दोनों पक्षों में बहुत जमकर लड़ाई हुई, बहुत जमकर युद्ध हुआ। लेकिन अंततः यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अंग्रेजों की जो मारक क्षमता थी वो बहुत ही ज्यादा बेहतर थी और उनकी जो रणनीतिक युद्ध अभ्यास था, लगातार जो जिस तरीके से वो ट्रेनिंग ले रहे थे, लगातार जो प्रैक्टिस करते थे, उस प्रैक्टिस के कारण यहाँ पर अंग्रेजों को सफलता मिली और अंग्रेज यहाँ पर विजयी रहे। यानी कि पहला जो आंग्ल सिख युद्ध था उसमें अंग्रेज यहाँ पर विजयी हुए और उसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ वो भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में कुछ भी एग्जाम पूछता है। तो आंग्ल सिख मराठा युद्ध का जो परिणाम था वो ये हुआ कि युद्ध की समाप्ति हुई। यहाँ पर जब अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली तो सिख सेना ने अपने हथियार रख दिए और रखने के बाद में यहाँ पर संधि होती है एक वर्ष, यानी कि 1845 से लेकर 1846 तक ये युद्ध चलता है। एक वर्ष के युद्ध में फिर युद्ध विराम की घोषणा होती है, हार जाती है सिख सेना, सिख एम्पायर की यहाँ पर हार होती है और उसके बाद में उस हार के बाद में पहली संधि होती है जो कहलाती है लाहौर की संधि। लाहौर जो कि सिख एम्पायर की राजधानी होती है, वहीं पर ये संधि की जाती है जिसको कि लाहौर की संधि बोला जाता है। तो इस संधि के अनुसार सिखों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या जालंधर का दोआब, कश्मीर और पश्चिमी पंजाब के कुछ हिस्सों के सहित प्रमुख जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को यहाँ पर सौंप दिए थे। यानी कि ये जो संधि थी इसमें सिख ने अपने कुछ हिस्से जो कि सिख एम्पायर की जो हिस्से थे वो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने पड़े थे, जिसमें कि जालंधर का जो दोआब का क्षेत्र था जो कि एक कृषि भूमि थी, काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड था, जो उस लैंड को अंग्रेजों को देना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा। साथ ही साथ में कश्मीर का क्षेत्र भी उनके हाथ से जाता रहा और पश्चिमी पंजाब का क्षेत्र जो कि ऊपर जो सिंध का क्षेत्र था, पश्चिमी पंजाब मतलब जो सिंध पर जो उन्होंने 1843 में हमला किया था उस पर जो कब्जा कर लिया था वो पूरा क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों के हाथ में सौंप दिया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर जो लाहौर था, लाहौर का जो प्रमुख क्षेत्र था यहाँ पर, इसके अलावा अंग्रेजों ने लाहौर के महत्वपूर्ण शहर पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया था, उसको पूरा कंट्रोल कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। और उन्होंने यहाँ पर सिख साम्राज्य पर भारी क्षतिपूर्ति भी लगाई थी। क्षतिपूर्ति यानी कि किस तरीके से सिख एम्पायर ने यहाँ पर हमला किया और उनकी सेनाओं को जो जो नुकसान पहुंचे थे, जितना ज्यादा असला बारूद के नुकसान हुआ था, जानमाल का नुकसान हुआ था, उस पर सिख साम्राज्य क्योंकि ये हार गया था, सिख साम्राज्य सिख एम्पायर की हार हुई थी, तो हार होने पर जो जो बातें जो जो संधि में बातें ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी वो यहाँ पर इन्होंने माननी थी और वो इन्होंने मानी, जिसमें कि सिख साम्राज्य पर भारी क्षतिपूर्ति लगाई थी यहाँ पर और इसमें काफी ज्यादा जुर्माना वसूला था युद्ध के दौरान जो भी यहाँ पर नुकसान अंग्रेजों को हुआ था। यानी कि युद्ध में सिख साम्राज्य की जो सैन्य शक्ति थी वो भी यहाँ पर चकनाचूर हुई थी, यानी कि उनको सैन्य शक्ति का भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। साथ ही साथ में इसमें अंग्रेजों के साथ में जो साथ में जो बाद में जो संघर्ष बने, ठीक है ना, जो शक्तियों का नुकसान हुआ, जिस तरीके से लाहौर पर कब्जा किया तो उससे क्या ना कि जो सिख एम्पायर है तो उसको काफी ज्यादा ठेस पहुंची और अंदर ही अंदर में सिख एम्पायर आग बबूला हो रहा था। उनकी जो एम्पायर के जो लोग थे जिसमें कि जो अन्य थे जिसमें कि राजा दलीप सिंह जो कि अल्प आयु में थे, छोटे थे, लेकिन उसके बीच के जो महाराजा सिंह थे वो कहीं ना कहीं पे अंदर ही अंदर में बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील थे और यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में आगे की जो संघर्ष थे उसके लिए यहाँ पर एक रास्ता बना
और जिससे कि आपको आगे आंग्ल सिख जो द्वितीय युद्ध है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा इसी के कारण। लेकिन प्रथम जो आंग्ल सिख हुआ था उसके बीच में जो प्रमुख जो संधि हुई थी उस संधियों में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको याद करना जरूरी होता है। तो वो कौन कौन से फैक्ट थे ये समझ लीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बता चुका हूं लाहौर की संधि हुई थी, ये हुई थी मार्च 1846 में, जब सिख एम्पायर अंग्रेजों के हाथों युद्ध हार। ठीक है, तो यहां पर जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण संधियों को यहाँ पर माना जाता है, जिसमें कि सिख साम्राज्य के भविष्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में उसके संबंधों को यहाँ पर एक नया आकार दिया था। और वो जो दो संधियां थी वो संधि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो वो संधि थी यहाँ पर लाहौर की संधि और भैरोवाल की संधि। ठीक है ना, दो संधि आप नोट कीजिएगा। दो संधि है, एक तो इंपॉर्टेंट है लाहौर की संधि, लाहौर की संधि, और एक है भैरोवाल की संधि। ये जो दो संधि हैं, ये दो संधि यहाँ पर प्रमुखता से आपको याद रखनी है, जो कि प्रथम आंग्ल सिख वार के समय में होती है। पहली संधि जो होती है ये मार्च में होती है, ठीक है ना, मार्च 1846 में होती है। फिर उसके बाद में दूसरी संधि का नंबर लगता है। तो लाहौर की जो संधि हुई थी वो लाहौर की संधि में शत्रुता यानी कि जो एक प्रकार से एक एनिमी की तरह यहाँ पर युद्ध हुआ था उसका यहाँ पर अंत हुआ, और सिख साम्राज्य को यहाँ पर जो जालंधर का द्वार है उसको सौंपने की यहाँ पर जरूरत पड़ गई थी। ठीक है, सिख साम्राज्य ने जालंधर का द्वार और अन्य जो क्षेत्र थे वो यहाँ पर अंग्रेजों को सौंपना पड़े थे। साथ ही साथ में वित्तीय क्षतिपूर्ति जो मैंने आपको बताया था ना, हर्जाना देना पड़ा था सिख एम्पायर को ईस्ट इंडिया कंपनी को। वो था यहाँ पर अंग्रेजों को 1.5 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग की क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी युद्ध के हर्जाने के रूप में। और फिर यहाँ पर सैन्य कटौती की गई, यानी कि जो सिख एम्पायर है, सिख एम्पायर में यहाँ पर सैन्य मतलब उनकी सेना में यहाँ पर कटौती की गई, जिससे कि आगे जाकर सिख एम्पायर फिर से कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे कि युद्ध की भूमिका बन जाए और उनकी सेना अंग्रेजों पर हावी हो जाए। तो यहाँ पर क्या लाहौर संधि के अनुसार यहाँ पर सिख सेना में काफी ज्यादा कमी कर दी गई थी, और जो सैन्य किलाबंदी को भी यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया। यानी कि जो यहाँ पर किलाबंदी होती थी, किलेदारी होती थी, उसकी पूरी सुरक्षा में जो सैनिक लगे रहते थे उसको भी यहाँ से हटा दिया गया था, जिससे कि वो पूरा का पूरा जो सिख एम्पायर था वो धीमे धीमे करके यहाँ पर कमजोर हो जाए। तो ये सब चीजें यहाँ पर इस संधि के दौरान प्रमुखता से आपको याद रखना है जो कि किया गया था। आगे चलते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंस अधिकारी, यानी कि ब्रिटिश रेजिडेंट अधिकारी को यहाँ पर लाहौर में जो दरबार था, जो कि सिख साम्राज्य का दरबार यहाँ पे चलता था, वहां पर रखना कंपलसरी कर दिया गया था। यानी कि अब यहाँ पर जो सिख महाराज वहां पर जो अपॉइंट होंगे वो अपने दरबार में ब्रिटिश एक अफसर को, एक अधिकारी को अपने दरबार में उनको नियुक्त किया जाएगा, जिससे कि सिख प्रशासन में उनकी दखल अंदाजी चालू हो जाए, यानी कि ब्रिटिश राजनीतिक में प्रभाव की शुरुआत। यानी कि वहां पर जो सिख प्रशासन था उसमें ब्रिटिश राजनीति का प्रभाव शुरू हो सके, उसके लिए यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंट्स को भी रखना इस संधि के दौरान कंपलसरी कर दिया गया। फिर हुई थी भैरोवाल, नोट कीजिएगा भैरोवाल की संधि। ये दो संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संधि जो हुई थी ये दिसंबर 1946 में हुई थी। पहली संधि जो हुई थी लाहौर की संधि वो हुई थी मार्च 1946 में, और उसके बाद दिसंबर में ये संधि होती है भैरोवाल की संधि, जिसमें कि ब्रिटिश पर्यवेक्षण के तहत काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी की स्थापना करके ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया गया था। ब्रिटिश नियंत्रण को यहाँ पे पूरी तरीके से मजबूत कर लिया गया था। एक प्रकार से एक यहाँ पर इन्विजिलेटर के तहत काउंसिल ऑफ रेजिडेंसी की भी स्थापना सिख एम्पायर में कर दी गई थी उसके दरबार में, जिससे कि ब्रिटिश कंट्रोल और ज्यादा मजबूत यहाँ पर हो गया था, जो कि भैरोवाल संधि के बाद हुआ।
फिर यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, वो था ब्रिटिश सैनिक की उपस्थिति, यानी कि अब ब्रिटिश सेना भी सिख एम्पायर में उपस्थित रहेगी और वहां पर रहेगी, यानी कि संधि की शर्तों को लागू करने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लाहौर में एक स्थायी ब्रिटिश सेना की उपस्थिति स्थापित की गई, यानी कि अब ब्रिटिश सेना यहाँ पर आपके साथ रहेगी, आपकी आपकी निगरानी करेगी। ये भी बात इस संधि में की गई थी, जो थी भैरोवाल की संधि दिसंबर 1946। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये भैरोवाल की संधि में ये सारे पॉइंट रखे गए। उससे पहले की लाहौर की में बात होती है ना। उसके बाद में महाराजा दलीप सिंह की रेजेंसी की गई, यानी कि उसको उनको भी यहाँ पर अपने अंडर में ले लिया था, क्योंकि वो अल्प आयु में थे, छोटे थे, वो कम उम्र के थे। तो यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षण के तहत मान्यता प्राप्त कर, जिससे कि सिख साम्राज्य की स्वायत्तता कम हो जाए। यहाँ पर जो डाया महाराजा दलीप सिंह, जो कि अल्प आयु थे, लगभग 6 वर्ष की आयु की थे वो, तब से उन्होंने उनको अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने संरक्षण में ले लिया। और साथ में जो महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी थी जिंद कौर, रानी जिंद कौर, उनको भी अपने साथ ले गए, जिससे कि वो साथ में रहे और पूरी तरीके से संरक्षण में यहाँ पर सिख साम्राज्य पर एक प्रकार से उनकी जो स्वायत्ता थी, उनका जो एक ऑटोनोमस पावर था, वो पूरा यहाँ पर कम हो जाए। ठीक है ना, तो ये काम भी यहाँ पर किया गया। अगला पॉइंट, विलय का मान। जिस तरीके स्वायत्ता को यहाँ पर खत्म किया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन संधियों से उत्पन्न असंतोष से दूसरे सिख आंग्ल युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया, क्योंकि इससे पूरा का पूरा सिख एम्पायर इनके अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो वो उन्होंने उकसाने का काम किया, और उकसाने के लिए इस तरीके की का माहौल बनाया गया, जिससे कि जो सिख एम्पायर है वो थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर से एक युद्ध की तैयारी करे, और सामने से यहाँ पर मुकाबला हमारा दोबारा से होगा। यानी कि ये जो संधियां थी, इससे दूसरे सिख आंदोलन का मंच तैयार किया, जिससे कि परिणाम स्वरूप यहाँ पर ब्रिटिशों को क्या हुआ, ब्रिटिशों ने दूसरे आंग्ल सिख जो युद्ध हुआ था, उसके बाद में पूरे के पूरे पंजाब, यानी कि सिख एम्पायर को तहस नहस कर, उसको पूरी तरीके से खत्म कर पूरे के पूरे पंजाब पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये था दूसरे जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसमें हुआ था। और वो जो युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1849 में। तो उसको भी अपन अगली क्लास में पूरा कंप्लीट देखेंगे। तो ये पहला युद्ध था जो कि आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से लेके 1846 के बीच में। उसकी पूरी घटना है, पूरे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिए हैं, किस तरीके की यहाँ पर परिस्थितियां बनी, और उन परिस्थितियों में यहाँ पर अंग्रेजों ने कौन कौन सी संधि की। पहली लाहौर संधि और दूसरी इंपॉर्टेंट संधि वो थी भैरोवाल की संधि। दोनों संधि मार्च 1946 में पहली संधि हुई थी लाहौर की संधि, और दूसरी संधि जो हुई थी वो दिसंबर 1946 में भैरोवाल की संधि हुई थी। और उन संधियों के अनुसार यहाँ पर अलग अलग चीजों को यहाँ पर अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में अलग अलग तरीके से किया। तो ये पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे, जो कि सिख आंग्ल सिख प्रथम युद्ध के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी। इसी तरीके के वीडियो के लिए आप लगातार मेरे चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट के साथ में और साथ ही साथ में फेसबुक के साथ में जुड़े रहें, उनको फॉलो कर लें। और अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अन्य स्टूडेंट्स भी मेरे इस लेक्चर को देख पाए और मेरे को सेल्फ इसका प्रमोशन मिल पाए, और इससे कि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके सामने ला सकूं और आपके सारे फैक्ट्स में यहाँ पर कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।